फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं हूं मनस्वी माहेश्वरी और आज हम पढ़ने वाले हैं सीए इंटर का ऑडिट। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवाइज करने का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले कि है क्या फाइनेंशियल ऑडिट। तो व्हाट्स द फाइनेंशियल ऑडिट? ऑडिट का मतलब है ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब है चेक करना ऑफ किसका करेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी चाहे प्रॉफिट कमाती हो या फिर एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी साइज क्या है और लीगल फॉर्म क्या है, यानी कि वो एलएलपी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो हमें नहीं देखना है, हमें ऑडिट करना है विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब ऑडिट तो कर लिया, फिर घर पे नहीं चले जाना है, क्या करना है? ओपिनियन भी देना है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन बोलती हूँ। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन Audit is independent examination of financial information of an entity, whether it is profit oriented or not, irrespective of its size and legal entity, with a view to express opinion. ये किसकी डेफिनेशन हुई? ऑडिट की, ठीक है। अब उसके बाद हाउ टू एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले एग्जामिन कैसे करते हैं? एप्लीकेबल एफआरएफ मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो एफआरएफ किसको बोलता है? एडॉप्टेड, जो एडॉप्टेड हो एंड एक्सेप्टेबल है। किससे? एडॉप्टेबल बाय मैनेजमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा जो मैनेजमेंट है वो एडॉप्ट कर सके। देन एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल कंसिडरिंग नेचर ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे कंसिडर करे और फिर मतलब एक्सेप्टेबल हो, उस वो हमारा एफआरएफ होगा। या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशंस, या फिर जो लॉ और रेगुलेशन में है, लॉ और रेगुलेशंस में दिया गया है, वो हमारा एक्सेप्ट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब मिस स्टेटमेंट मतलब क्या? तो गलती, तो वो कैसे हो जाती है? मिस स्टेटमेंट क्यों होती है? या तो अनइंटेंशनल है, यानी कि मैंने जानबूझकर नहीं की है, उसे हम क्या कहेंगे? एरर कहेंगे। या फिर तो वो इंटेंशनल है, मैंने जानबूझकर गलती की है, तो उसे मैं फ्रॉड कहेंगे हम, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट होती क्यों है? इसलिए क्योंकि इन चीज़ों में डिफरेंस है। किसमें? एसीपीडी में कहीं भी डिफरेंस हुआ, यानी कि अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, इन चारों में से कहीं भी डिफरेंस हुआ तो हमें उसे रिपोर्ट करना है। कहाँ पर? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिक्वायर्ड बाय एएफआरएफ यानी कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, ठीक है। अगर मिस स्टेटमेंट कैसे होती है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मिस स्टेटमेंट उसके अगर हम अंदर समझे तो अकाउंटिंग पॉलिसी में हो तो कैसे हो सकती है? सिलेक्शन या फिर एप्लीकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। हमने अगर कोई गलत अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर ली है तो ऑब्वियसली मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है। फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अगर डिफरेंस होगा एप्लीकेबल एफआरएफ यानी जो हमें चाहिए उसमें अगर डिफरेंस होगा जो हम कर रहे हैं तो फिर मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है। यानी कि डेटर्स थे जो मतलब ओवरड्यू हो गए या फिर ऐसा। फिर है ओवरस्टेटिंग ऑफ, हमने ज़्यादा बता दिया है। क्या बता दिया है? तो ओवरस्टेटिंग ऑफ रिसीवेबल्स या फिर इन्वेंटरीज या फिर इंटेंशनल बुकिंग ऑफ फेक एक्सपेंस। इंटेंशनल भी किया हो सकता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ ओवरस्टेट यानी जितना उससे ज़्यादा बता दिया हमने तो मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है। देन क्लासिफिकेशन, हमारा जो एसीपीडी में सी है क्लासिफिकेशन, तो कैसे हो सकता है उसमें मिसस्टेटमेंट? क्लासिफिकेशन में चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंस टू रेवेन्यू एक्सपेंस, जो खर्चा में कैपिटल एक्सपेंस बताना था उससे हमने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस बता दिया, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन में गलती कैसे हो सकती है? तो प्रेजेंटेशन में शेड्यूल 3, हम सब जानते हैं कि शेड्यूल 3 के हिसाब से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए, तो हमने उसके हिसाब से नहीं बनाया तो वो प्रेजेंटेशन में गलती हो गई है। देन डिस्क्लोजर यानी कि डिफरेंस फ्रॉम एएफआरएफ यानी कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से डिफरेंस होगा, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये फॉर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। उसके बाद हम देखे आगे। अब मिस स्टेटमेंट समझ ली क्यों होता है? एसीपीडी में डिफरेंस। एसीपीडी यानी कि क्या होता है? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। अगर इसमें डिफरेंस है तो हम इसे मिस स्टेटमेंट कहेंगे। उसके बाद में मटीरियल मिस स्टेटमेंट किसे कहेंगे? मिस स्टेटमेंट्स दैट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटीरियल मिस स्टेटमेंट यानी कि जो इन्फ्लुएंस कर सके, क्या इन्फ्लुएंस कर सके? इकोनॉमिक डिसीजन
ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं वो आगे हम देखेंगे कौन कौन यूजर्स हैं, अगर उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो मिसस्टेटमेंट मटीरियल है। यानी कि मटीरियल मतलब बोलते हैं ना एक काम की, ऐसा फालतू वालतू नहीं कि इससे फर्क नहीं पड़ा, मटीरियल है, कीमती, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिसस्टेटमेंट्स दैट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद में हम समझते हैं ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या है? तो ऑडिट एविडेंस information used by auditor to draw conclusion, audit evidence information used by auditor, कौन यूज करता है? ऑडिटर, टू ड्रॉ कंक्लूजन कि भाई सब ठीक है या नहीं, ऐसा कंक्लूजन निकालने के लिए। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए एंड क्वालिटी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं साई, मतलब SAAE, साई। क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, क्वालिटी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, किसकी? ऑडिट एविडेंस की। उसके बाद अब हम ऐसे पढ़ते हैं, सबसे पहले एसेट 200, सारे एसेट्स का राजा है एसेट 200। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो आपको हेल्प करेगा याद रखने में। सबसे पहले एसेट 200 क्या बोल रहा है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब इन सब के अगर आप फर्स्ट लेटर निकालते हो, ओवरऑल में से ओ मतलब इसका उइया कासा, मैंने जैसे आपको बताया कि एसेट 200 सारे एसेट्स का राजा है, इसका नाम है उइया कासा, ठीक है। उइया कासा कैसे बना? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैं आपको वीडियो में लिख के देख देती हूँ कि कैसे मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है, ठीक है। उसके बाद है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, कि भाई ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्यों है, हम कर क्यों रहे हैं ऑडिट, वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो फर्स्ट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस हमें देने के लिए, हम ऑडिटर है, हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस बारे में दे रहे हो? तो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड या फिर एरर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है किससे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, वो कुछ भी हो सकता है, फ्रॉड या फिर एरर। उसके बाद एनेबलिंग ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ऑडिटर एक्सप्रेस कर सके क्या? ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल FRF, कि पूरे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल रिस्पेक्ट कैसे होने चाहिए? एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये क्या है? हमें क्यों ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस के लिए ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा ऑडिट का, कि रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। रीजनेबल अश्योरेंस तो ले लिया, अब घर पे लेके जाना है? नहीं, उसे रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, बताना है, ठीक है। एसेस, तो उसका एनालिसिस मैं समझाती हूँ। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज ऑब्टेन RA reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatements due to fraud or error, ठीक है। RA is different from absolute assurance, मैंने जैसे बताया ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता, वो रीजनेबल अश्योरेंस ही देगा। एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज कंप्लीट अश्योरेंस, गारंटी देते ना कि भाई मेरी गारंटी है, ये तो हो ही नहीं सकता, वो होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एंड रीजनेबल अश्योरेंस मतलब उससे एक लेवल नीचे आप समझ लो कि हाँ भाई रीजनेबल है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकती। गारंटी देते हैं उसको हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस बोलते हैं, जो कि ऑडिटर नहीं देता है, ऑडिटर देता है रीजनेबल अश्योरेंस। उसके बाद में रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, हाई लेवल का अश्योरेंस। उसके बाद में सेकेंड थिंग, मिसस्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। आगे देखा, मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है, एरर की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद में थर्ड इज ओपिनियन। ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस हेल्प्स ऑडिटर टू form the opinion whether financial statements are prepared in all material respect as per applicable financial reporting framework। ओपिनियन देगा ऑडिटर कि भाई एप्लीकेबल FRF के हिसाब से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं या नहीं, बस इतनी सी बात है। एंड फोर्थ, ओपिनियन इज रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेट। घर पे लेके नहीं जाना है ओपिनियन, हमें उसे रिपोर्ट करना है एंड कम्युनिकेट करना है, कैसे? एज पर एसेस, बराबर। उसके बाद में हम देखते हैं कि रीजंस क्या है। ऑडिट में रिस्क रहता है, ठीक है, तो उसके रीजंस क्या है। उससे पहले हम देखते हैं ऑडिट रिस्क होता क्या चीज़ है, ठीक है। ऑडिट रिस्क यानी कि रॉन्ग ओपिनियन, किसके बारे में? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
MM यानी कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अगर आपने कोई गलत ओपिनियन दे दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं, वो हमारा ऑडिट का रिस्क रहता है। तो वो जीरो हो सकता है ऑडिट रिस्क? बिल्कुल नहीं। ऑडिट रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड एंड एक्सेप्टेबली लो लेवल। जीरो कब हो जाए? जब गारंटी दे दे ऑडिटर। लेकिन ऑडिटर गारंटी नहीं देता है, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी नहीं देगा। वो कौन सा एश्योरेंस देगा? रीजनेबल एश्योरेंस, जिससे कि ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकता है। ऑडिट रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ओके, अब ऐसा होता कि ऑडिट रिस्क क्यों है, तो उसकी ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस वो समझते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हैं, आइला। आइला इसकी वजह से नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कि भाई ऑडिट रिस्क है, किसकी वजह से? आइला, ILA, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारी लिमिटेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर क्या है? दो है। इधर देखें हम, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट जजमेंट दे रही है, ठीक है, तो उसमें ऑडिटर कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद दीज जजमेंट्स इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। वो जो डिसीजन ले रहा है मैनेजमेंट, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है या फिर तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी भी हो सकता है। देन मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF हो। एंड डिवाइस इंटरनल कंट्रोल्स, डिवाइस यानी कि लगाना, कि इंटरनल कंट्रोल भी लगाने में किसे? मैनेजमेंट लगाएगा, ऑडिटर इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इंटरनल कंट्रोल्स में नॉट प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन ड्यू टू ओन लिमिटेशंस। देखो कुछ लिमिटेशंस है जो मैनेजमेंट की है, उसमें इंटरनल कंट्रोल्स में नॉट प्रोवाइड। अब रिलायबल इंफॉर्मेशन हो सकता है कि प्रोवाइड ना करे, तो वो एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल कॉल्यूजन का, फॉर एग्जाम्पल एक है हमारे उदय भाई, एक है हमारे सप्लायर, और मजनू भाई भी है, ठीक है। तो हमारा जो सप्लायर है उसने उदय भाई को गुड्स और बिल, असली में गुड्स नहीं दिए है पर उसने बिल बना दिया है कि भाई हाँ मैंने पहुंचा दिया है, ठीक है। तो उदय भाई ने क्या किया है? उसने नकली बिल बनाया है। उदय भाई ने उस पर स्टैम्प कर दिया है, साइन कर दिया है, और डेट एंड टाइम भी मेंशन कर दिया है उदय भाई ने। अब उदय भाई ने ये दे दिया है अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट कौन है? हमारे मजनू भाई। तो मजनू भाई ने उसे पास कर दिया, हाँ भाई ठीक है, सब ठीक चल रहा है, और उसने पेमेंट कर दिया है किसको? सप्लायर को। ये पूरी ऐसी चेन चल रही है, ना उसमें गुड्स आ रहे हैं ना कुछ हो रहा है, अंदर सामान आ नहीं रहा है लेकिन पेमेंट हो ही जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इन लोगों की मिली भगत है, उसे हम बोलते हैं कॉल्यूजन, जो किस में आता है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। देन सेकेंड लिमिटेशन है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब ऑडिट प्रोसीजर का नेचर है, ठीक है, तो उसकी क्या है लिमिटेशन? दो लिमिटेशन है, एक है प्रैक्टिकल लिमिटेशन, एक है लीगल लिमिटेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन में आएगा कि ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन। ऑडिटर भी इंसान है, वो सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं करता है, वो करता है सैंपल बेसिस पर। ही फॉर्म्स ओपिनियन बाय सैंपल टेस्टिंग। मैनेजमेंट, ठीक है, ये हो गया, ये हमारी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि सारे ट्रांजेक्शन ऑडिटर चेक नहीं कर सकता है, वो सिर्फ सैंपल्स चेक करता है। देन हमारी लीगल लिमिटेशन है कि मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि मैनेजमेंट ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। अब ऑडिटर उसका गला तो नहीं दबा सकता कि भाई तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दे। ऑडिटर कांट फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ही कैन ओनली रिपोर्ट। मुझे मैनेजमेंट, मैं ऑडिटर हूँ, मैं उसका बोल सकती हूँ कि भाई तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे। अब हो सकता है वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ना दे, तो अब ऑडिटर क्या कर सकता है? सिर्फ उसे रिपोर्ट कर सकता है उसकी रिपोर्ट में कि भाई इन लोगों ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। मैनेजमेंट में हैव डिसऑनेस्ट एंड अनस्कल्पचर पीपल। अनस्कल्पचर्स, ओके। तो मैनेजमेंट में हो सकता है कि बेईमान लोग भरे पड़े हो, तो मैनेजमेंट में हैव डिसऑनेस्ट एंड अनस्कल्पचर्स people involved in fraud. They may conceal fraud using sophisticated and carefully organized schemes. They में अब छुपाएंगे कैसे वो? तो sophisticated and carefully यानी कि सोची समझी साजिश करके कोई स्कीम बनाएंगे जिससे क्या करेंगे? फ्रॉड को छुपा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स यानी कि फेक बना देंगे जो कि जेन्युइन। हमारी थर्ड लिमिटेशन है कि ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ऑडिट इज क्या है? वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड
alleged wrongdoing, यानी कि मैनेजमेंट पर हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, आरोप नहीं लगा सकते, हम ऑडिटर हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन का बोलिए मतलब मेरे को पहले से शक है कि भाई आप कुछ तो गलत है, तो हम इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाते हैं। दया CID में जो होता है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट हम ऑडिटर, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हम ऑडिट कर रहे हैं। ही डजंट हैव लीगल पावर्स, ऑडिटर के पास लीगल पावर्स नहीं है किस चीज़ की, वो सर्च नहीं कर सकता है और रिकॉर्डिंग विटनेस या फिर स्टेटमेंट्स ऑन ओथ। ऑडिटर है बेचारा। ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है। इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विथ स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस क्या है, उनको पहले से पता है कि भाई यहाँ पर फ्रॉड है, तब हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ करते हैं, ठीक है। बट ऑडिट इज obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, to express opinion, ठीक है। तो ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हमारी फोर्थ लिमिटेशन है टाइमलाइननेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। टाइम एंड बैलेंस, दो चीज़ें देखनी है हमें। टाइम, रिलेवेंस होना चाहिए कि रिलेवेंस, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस ओवर टाइम। हो सकता है आपने जब इंफॉर्मेशन ली उसके काफ़ी साल हो गए, तो अब उसकी कोई वैल्यू रही उस इंफॉर्मेशन की नहीं रही, ठीक है। तो देन बैलेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं ऑडिटर हूँ और मेरे को एक फॉर्म पहले ऑडिट करने के मेरे को 25,000 दे रही थी, फॉर एग्जाम्पल मुझे 25,000 दे रही थी, ठीक है। तो मैंने वहाँ मेरे 2-3 आर्टिकल भेज दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने मेरी फॉर्म में से वहाँ पर 3 CA चले गए और ऑडिट कर रहे, ठीक है। लेकिन अब वो फॉर्म ने क्या किया है, जिसका मैं ऑडिट कर रही थी मेरे क्लाइंट ने, कि अब उन्होंने 20,000 कर दिए। तो अब मैं इधर क्या करूँगी, भाई मेरा भी तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मेरे को तो 3 CA को पे करना है, तो मैंने अब 2 CA कर दिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको बैलेंस बनाना है किसमें, कि मेंटेन बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट। कॉस्ट आपने गिरा दी, अब 2 ऑडिटर है तो वो उसके हिसाब से काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। टाइमलाइननेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। टाइम देखना पड़ेगा कि वो रिलेवेंस है या हमारी जो इंफॉर्मेशन है या नहीं वो। फिर फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि एंटिटी जो है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया है कि मशीन है जो हमारी वो 10 साल तक चलेगी, मतलब उसका डेप्रिसिएशन उस हिसाब से उन्होंने बताया है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, पहले जितना यूज़ करते थे उसका डबल यूज़ कर रहे हैं। अब डबल यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा घस रही है, मशीन ज़्यादा चल रही है, तो वो ख़राब भी तो जल्दी होगी, ठीक है। यूज़फुल लाइफ अगर 6 साल थी तो अब उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 3 साल 4 साल जो भी कम हो जाएगी। तो ये क्या है, मिसस्टेटमेंट है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। देन our fifth ILA यानी कि fifth inherent limitation of audit is future events. Future is uncertain, हमने बहुत बार पढ़ा। Future event or conditions may affect entity adversely. Future adversely affect कर सकता है। Affect ability to continue business. Business may cease in future. बंद भी तो हो सकता है किस हिसाब से, due to adverse event or change in market conditions or new business model. अगर adverse event आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोरोना आ गया था लॉकडाउन की वजह से, देन मार्केट में चेंज आ गया है, क्या, डिजिटलाइजेशन। पहले कुछ था नहीं डिजिटलाइजेशन, अभी आप देखते हैं सब कुछ मोबाइल से हो रहा है, ठीक है। और न्यू बिजनेस मॉडल, कि भाई पहले फिजिकल होता था अब ऑनलाइन हो गया, पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया है। तो फ्यूचर इवेंट्स की वजह से भी हमारी ऑडिट की एक लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमारा न्यू पॉइंट शुरू होता है, जोरदार तालियां होता है भाई, हमने इतनी पढ़ाई कर ली है। उसके बाद में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक मस्त एग्जांपल देती हूँ कि भाई एक कमलेश है और उनके वाइफ है कोमल। कमलेश घर पे खाना खाने आते हैं, बहुत लेट हो गया, कोमल राह देख रही है कि भाई रात के 10 बज गए अभी तक आए नहीं। फिर फाइनली कमलेश आ गए हैं रात के 10:30 बजे खाना खाने, और कोमल ने देखा कि सुबह कमलेश जो व्हाइट कलर का शर्ट पहन के गया था उस पर कुछ दाग नहीं था और अभी रेड कलर का दाग है। वो सोच रही है और कमलेश को उसने पूछ लिया, भाई साहब ये दाग लगा कहाँ से है। कमलेश ने बताया कि वो तो मैं रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट में नाश्ता करने गया था ना फ्रेंड्स के साथ, तो ये सॉस का दाग है। तो फिर जब वो फ्रेशन अप होने गया तो कोमल ने कमलेश की शर्ट स्मेल की, सूंघ ली। उसने बोला यार कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि ये दाग कुछ सॉस का तो है नहीं, मुझे ये दाग लिपस्टिक का लग रहा है। अब यहाँ
क्या किया है कोमल यानी कि वाइफ ने क्या किया है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का इस्तेमाल किया है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड ऑफ बीइंग अलर्ट टू पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, अलर्ट रहना है, क्यों, क्योंकि मिसस्टेटमेंट हो सकती है। क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, भाई ये सॉस का दाग है या फिर लिपस्टिक का दाग है। फिर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, तो सबसे पहले हम देखते हैं बीइंग अलर्ट, ठीक है, हमने क्या होना चाहिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में, एटीट्यूड ऑफ अलर्ट, बीइंग अलर्ट टू पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, उसके बाद ऑडिट एविडेंस दैट, चलिए एग्जांपल मैंने बता दिया वाइट शर्ट वाला। फिर ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस, अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक एविडेंस दूसरे से, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे किस पे, कि रिलायबल है या नहीं डॉक्यूमेंट, और अगर उसमें हमें फ्रॉड की खुशबू आ रही है तो हम फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ फ्रॉड की खुशबू आ रही होगा फ्रॉड, हमें क्या, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिस्क को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये आइला हमने देख लिया क्या थे, इसमें 5 पॉइंट थे, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ इज टाइमलाइननेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट एंड फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट की कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकती है वो वाला पॉइंट, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमने देख लिया। अब सारी ये इनहेरेंट लिमिटेशन तो है आइला, अब उसे हम रिड्यूस कैसे करेंगे, क्या करना है रिड्यूस के, रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग या फिर इनअप्रोप्रिएट असम्पशन, इसकी शॉर्ट ट्रिक है उई। रिड्यूस रिस्क कैसे करेंगे, उई रिड्यूस भी करना है ऐसा, तो ओवरलुकिंग नहीं करना है, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस का ओवरलुकिंग नहीं करना है, यानी कि नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है हम, क्योंकि हम ऑडिटर है भाई साहब, कि भाई बैंक स्टेटमेंट तो या फिर आप कंफर्मेशन भेज सकते हो अगर आपको लग रहा है कुछ इसमें गड़बड़ है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर ये कुछ अनयूजुअल है, ठीक है। फिर ओवर जनरलाइजिंग नहीं करना है, कि व्हेन ड्राइंग जब हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो ओवर जनरलाइजिंग भी नहीं करनी है चीज़ों को। उसके बाद इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन हमें नहीं लगाने, फॉर नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, यानी कि NTE, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स पर इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस हमें नहीं लगाने हैं। वी ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस हमें नहीं करना है, किस लिए, रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। इतनी सारी पढ़ाई कर ही ली है तो चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है तो मैं वीडियो में भी डाल देती हूँ क्वेश्चन। ट्रूथफुल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, इज इंगेज्ड इन ट्रेडिंग स्टेशनरी आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। देयर वॉज अ ह्यूज फायर इन वन स्टोरेज लोकेशन, आग लग गई है एक स्टोरेज लोकेशन पर ऑफ द कंपनी, रिजल्टिंग इन लॉस, कितना हुआ है, 5 करोड़ का लॉस हो गया है। As a result, the operations of the company were badly affected. Operations affect होंगे क्योंकि आग लगी है, for about 2 months, 2 महीने के लिए। Unfortunately, the insurance claim of the company was rejected. Insurance claim हर बार reject हो ही जाता है, तो reject हो गया है due to certain defects in the policy issued and loss was booked by the company in the year 2023-24 itself. There was no change in nature of business ऑफ कंपनी इन रिलेशन ऑफ द लास्ट ईयर, कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, मतलब आग लगी है और 2 महीने के लिए अफेक्ट हुई है कंपनी को, ठीक है, पर कुछ भी बिजनेस के नेचर में चेंज नहीं आया है। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी रिफ्लेक्ट्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अब हमें इन्फॉर्मेशन दी है कुछ फिगर्स में कि रेवेन्यू कितना है ऑपरेशंस का, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 80 था रेवेन्यू, और कहा गया, हाँ रेवेन्यू 80 था, ठीक है, 80 CR का, एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी कि जब आग लगी है उस ईयर में 100 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, आग लगी है फिर भी हम 20 करोड़ आगे चल रहे हैं। फिर नेट प्रॉफिट पहले टैक्स भरने बिफोर टैक्स 6 करोड़ था, लेकिन अब 10 करोड़ हो गया है, आग लगी है फिर भी 10 करोड़ हो गया है, कुछ लग रही है ना गड़बड़, हाँ। तो CAD हु हैज़ बीन द स्टैट्यूटरी ऑडिट, CAD हमारा ऑडिटर फॉर पास्ट 3 ईयर, 3 साल से ऑडिटर है, हैज़ डिसाइडेड टू रिलाई अपॉन द सेम टेस्ट, वो रिलाई कर रहा है, of details as performed in previous years. In this given situation, what is lacking of the part of the auditor? Discuss. किस चीज़ की कमी लग रही है आपको भाई, मुझे टाइमलाइननेस की लग रही है कुछ, क्योंकि उसने रिलाई कर दिया। तो चलिए देखते हैं आंसर।
Maintaining professional skepticism throughout audit is necessary. Professional skepticism तो लगाना ही पड़ेगा भाई. Necessary if auditor is to reduce risk किसका of overlooking, over generalizing and inappropriate. वो हमने देखा था. मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन रीड करती हूँ. Maintaining professional skepticism throughout audit is necessary if auditor is to reduce risk of overlooking unusual circumstances and using inappropriate assumptions in determining nature, time and extent NTE of audit procedures and evaluating result there. Facts of the case. Okay, in the given situation, revenue from operations of the company have increased 80 करोड़ से 100 करोड़ हो गया है भाई करोड़ डिस्पाइट इट्स ऑपरेशंस बीइंग अफेक्टेड बाय फायर फॉर अबाउट 2 months. 2 महीने से हालत खराब हो गई थी. फर्दर डिस्पाइट लॉस ऑफ इन्वेंटरीज टू द ट्यून ऑफ 5 CR, financial statements reflect increase in net profit before tax from 7.5% in the year 2020 to 23 to 10% in the year 2023-24. हमने देखा ना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले 6 था और अब 10 करोड़ हो गया, 10% हो गया, सॉरी. ठीक है, तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकला? दस अप्रोच ऑफ CAD लैक्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ओके, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की कमी है. In spite of these unusual circumstances, the auditor has decided to rely upon. क्यों हुआ? क्योंकि उसने डिसाइड किया कि भाई मैं तो rely upon कर दूंगा, मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, उसे नहीं करना था. Rely upon same tests of details as performed in the previous years. The nature and extent of audit procedures need to be suitably altered. अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आपको उसे alter, चेंज भी करना पड़ता है या फिर अपडेट भी करना पड़ता है. Considering changed circumstances, he may include substantive analytical procedures, यानी कि substantive analytical procedures to analyze variations and seek necessary explanations from management in case of doubt. उसने डाउट नहीं किया about reliability of information or indications of possible fraud. Standards on auditing require auditor to determine what modifications or additions to audit procedures are necessary to resolve the matter. देखो भाई शॉर्ट में समझा देती हूँ. पहले उनके में आग लग गई है और उन्होंने सब ये घपला किया है. क्या घपला किया कि भाई पहले तो या तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्या है अपन को पता नहीं. 80 करोड़ से 100 करोड़ कैसे हो गया अगर आग लग गई है 2 महीने में. तो अब इसमें क्या किया ऑडिटर, इनका मिस्टर डी जो था वो 3 साल से कर रहा था, तो उसने इस बार कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाया खुद का कि लाओ मैं कुछ कर लेता हूँ चेक. उसने कुछ नहीं किया, उसने रिलाई अपन कर दिया है सिर्फ कि हाँ भाई 3 साल से ये लोग जो था मैं रिलाई अपन उसी बेसिस पे कर रहा हूँ, उसी डिटेल्स पे, और उसने चेक नहीं किया. तो यहाँ क्या चीज़ की कमी है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की कमी आ रही है यहाँ पर. उसको चेक करना चाहिए था और मैनेजमेंट को पूछताछ करनी चाहिए थी, ऐसा सब कुछ बताया. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ऑडिट मैंडेटरी. भाई ऑडिट मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा. इसका जवाब है हाँ या फिर ना. हाँ, मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि ऑल कंपनीज एज पर 139 सेक्शन 1 या फिर तो टैक्स ऑडिट का IT एक्ट 1961 44AB सेक्शन कहता है कि टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ गया तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा. ठीक है, नो, ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी. वाई? तो भी लोग क्यों कराते हैं? क्योंकि बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट कराने से आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए वो ऑडिट कराते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आपका ऑडिट होगा तो मतलब आपको अगर शेयर बार पढ़ने आपके यूजर्स है तो वो सब लोग देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भाई ऑडिट करा रहा है, CA की साइन है, मतलब कंपनी जेन्युइन है, ऐसा. तो इसलिए ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी. उसके बाद हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 9 कि अगर बुक में कॉन्सेप्ट नंबर 9 हम आ गए, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट. बाय ऑडिट इज नीडेड. ठीक है, अब आपने बता दिया मैंडेटरी तो नहीं है, पर इसकी ज़रूरत क्या है हमें वो भी समझना चाहिए. तो हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर ऑडिट हो चुका है तो हाई क्वालिटी हो गई उस इंफॉर्मेशन की. ऑडिटर अकाउंट्स गिव कॉन्फिडेंस टू यूजर्स. ठीक है, कॉन्फिडेंस मिलता है यूजर्स को. यूजर्स कौन है भाई जिसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है? तो शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या फिर लेंडर्स हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट. शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और लेंडर्स एंड गवर्नमेंट. कैसे मिल रहा है इनको बेनिफिट? ठीक है, तो शेयर होल्डर नॉट इन्वॉल्व. देखो शेयर होल्डर डेली अफेयर्स में तो इन्वॉल्व होते नहीं है, तो उनको क्या चाहिए कि नीड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट देम. तो वो प्रोटेक्ट कौन करता है? ऑडिटर, ऑडिट से. उसके बाद में क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स मेक क्रेडिट डिसीजन. वो डिसीजन बना सकते हैं कि भाई इसको मुझे देना है या नहीं देना, ये लोन उधार देना है कि नहीं देना, ऐसा.
फिर गवर्नमेंट कैसे, तो डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट निर्मला सीतारमण जी टैक्स लगा नहीं बैठे, तो इसलिए उनको यूजफुल है क्या, ऑडिट। कैसे यूजफुल है, तो मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स, चेक करते हैं इस पे, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज पे, डिटेक्शन ऑफ एरर और फ्रॉड, या फिर पॉइंट आउट डेफिशिएंसीज बाय रिव्यूइंग कंट्रोल्स, कि भाई कहीं फ्रॉड या एरर किया या फिर उनकी कुछ डेफिशिएंसी रह गई है एम्प्लॉयज के ऊपर, ठीक है। अब हाउ ऑडिटर एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट मिसलीड एनीबॉडी, क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। अब देखते हैं इसका आंसर। तो पहले तो फ्लो कैसा होता है कि भाई ट्रांजैक्शन है तो उसका क्या होना चाहिए, हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। वो कैसे हम ले सकते हैं, भाई एंट्री हम चेक करेंगे, हम पढ़ते थे ना 11th-12th में कि जर्नल एंट्री बनती है, उसके बाद में लेजर करते हैं, बाद में ट्रायल बैलेंस पे जाएगा, बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये मैंने आपको फ्लो समझा दिया। अब हम देखते हैं कि हाउ ऑडिटर एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट मिसलीड एनीबॉडी। सबसे पहले उसमें अकाउंट्स ड्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि भाई जर्नल एंट्रीज के हिसाब से ही अकाउंट्स बने। सेकेंड थिंग, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स सपोर्टेड बाय साई, यानी कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। थर्ड नंबर इज नंबर ऑफ एंट्रीज इज ओमिटेड इन बुक्स, देखना पड़ेगा कि भाई एंट्री के ओमिट तो नहीं की है, एंड नंबर ऑफ एंट्रीज इज ओमिटेड इन बुक्स। फोर्थ इज इंफॉर्मेशन कन्वेड इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, यानी कि डबल मीनिंग वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन में, क्लियर होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड इन कन्फर्मिटी विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्लासिफाई और डिस्क्लोज अच्छे से होना चाहिए, किसके हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अकाउंटिंग नहीं ऑडिटिंग, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, हाँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रू एंड फेयर पिक्चर बतानी है, इसके लिए हम क्या देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, तो देखो ऊपर के 3 पॉइंट्स में एंट्री है, क्या है कि भाई एंट्री जो बुक के एंट्री है उसके हिसाब से अकाउंट्स बने हैं। फिर एंट्री सपोर्टेड होनी चाहिए, किससे, साई, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, सपोर्टेड होनी चाहिए। फिर नंबर ऑफ एंट्रीज इज ओमिटेड इन बुक्स। अब इनके लिए हम क्या याद करेंगे, दीपिका पादुकोण को, आई थिंक गुंडे पिक्चर में है ना, हाँ उसमें ये शायद कि मतलब दीपिका पादुकोण का वो गाना है ना कि तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटिया, तो एंट्री या किसने मारी, दीपिका पादुकोण ने एंट्री मारी, तो 3 बार घंटी बज गई है, तो ये 3 पॉइंट हमें याद कर लेना है। फिर इन्फॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज होने चाहिए, किस हिसाब से, इन कन्फर्मिटी विथ एएस। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताना चाहिए किस। तो अगर आपको सीए इंटरमीडिएट के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टडी रिलेटेड, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए मेरा वीडियो। और सीए इंटरमीडिएट की स्टडीज़ के रिलेटेड मैं वीडियोज़ भी अपलोड करने वाली हूँ कि कैसे मैं रिविज़न करती हूँ, कैसे आपको पढ़ना चाहिए।